Okay, so today we'll be starting with another unit which is on concrete, right? So start करते हैं. I'll just share my screen to you, and meanwhile other people will also join. Okay. So can anyone of you tell me that if my screen is visible to you? This one, this slide on Yes, concrete, sir. it is Yes, sir. visible. Right? Okay, okay, thank you. I'll just okay. I guess the size will be fine for everyone, right? So we'll be starting with another topic that is on concrete, right? So concrete, you all know, is a very it is the most widely used material in the world. मैंने पहली क्लास में भी आप लोगों को ये चीज़ बताई थी, है ना, कि कंक्रीट क्या चीज़ है. और आप लोग आमतौर पे अपनी डेली लाइफ में रूटीन में देखते हो कि कंक्रीट क्या चीज़ है, राइट? सो बीइंग सिविल इंजीनियर, हम लोगों को कंक्रीट एज अ मटेरियल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज आफ्टर वाटर कंक्रीट इज द मोस्ट यूज्ड मटेरियल. मैंने पहली क्लास में भी आप लोगों को ये चीज़ बताई थी, राइट? सो सो लेट्स सी इसमें क्या क्या. So we'll start with the introduction. What is concrete? So you all know these are some basic things that I'm repeating. It is a composite man-made material. ठीक है, कोई नेचुरल नहीं होता. इट इज अ मैन मेड मटेरियल. यू नो दैट जो हम लोगों को कंक्रीट मिलता है बेसिकली. सी, फर्स्ट इन द फर्स्ट यूनिट वी हैव कवर्ड सीमेंट, राइट? वी हैव कवर्ड एग्रीगेट्स, राइट? तो कंक्रीट क्या होता है? मतलब कोई ऐड करना चाहेगा अपनी तरफ से, if somebody wants to add कि what exactly concrete is, what we are talking about. See, I know हमने सबने ये चीज़ देखी है कंक्रीट होता क्या है, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या चीज़ इसमें हम लोग ऐड करते हैं. what makes up to this concrete? What are the materials that makes concrete actually? Sir, Anyone of you? it is Yeah. the mixture of cement, lime with Sir, it is the mixture of infusions of water. Okay. So you're saying it is a mixture of cement, lime, and water. Yes, sir. Sir, it is the mixture of cement, and admixtures. Okay, so you're saying it is a mixture of cement. So cement is one of the important component, right? It acts as a binder. वो bind करने का काम करता है. दूसरा आपने बोला कोर्स एग्रीगेट, राइट? एग्रीगेट हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, इससे पहले यूनिट में, राइट? और क्या होता है तीसरा? Sir, admixtures. Sand also. See, there are two things, right? I have already told you. There is one cement is there. दूसरा क्या है आप लोगों का? कोर्स एग्रीगेट, ठीक है? और फाइन एग्रीगेट भी होता है. फाइन एग्रीगेट सैंड आता है जिसमें, ठीक है? सैंड इज योर फाइन एग्रीगेट. तो ये भी आपका इसमें रहता है. एंड वाटर ऑल्सो यू ऐड, ठीक है? वाटर से क्या होगा, उसमें उसको प्रॉपर बाइंडिंग होती है वाटर ऐड करने से. तो बेसिकली हम लोग तीन मटेरियल इसको बोलते हैं, दैट इज सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट. एग्रीगेट आई मीन कोर्स एग्रीगेट, ठीक है? और सैंड जो है दैट इज योर फाइन एग्रीगेट्स, उसके उसमें आता है कैटेगरी, ठीक है? तो लेट अस सी, अभी इसमें आगे बताया होगा. सो इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ. सबसे ज्यादा यूज होने वाला मटेरियल में से एक है कंक्रीट, राइट? It consists of rationally chosen mixture of binding materials. Like, what are the binding materials? It's basically we add lime also, but basically we add cement here, right? आजकल हम लोग ज्यादातर सीमेंट ही यूज करते हैं. लाइम भी यूज करते हैं हम लोग, कई कई जगह पे लाइम का भी यूज किया जाता है, बट एज अ बाइंडिंग मटेरियल वी यूज सीमेंट, राइट? वेल ग्रेडेड फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट. What are coarse and fine aggregates? We have already discussed. Fine aggregate मतलब sand, coarse aggregate मतलब जो हम लोगों के जो छोटे कंकर टाइप के होते हैं, ठीक है? That is your coarse aggregate, and of course water, ठीक है? अब देखिए इसमें क्या होता है. So the mix of sand, water and cement is called as matrix in concrete, ठीक है? So इन तीनों का मिक्सचर जो है उसको मैट्रिक्स कहलाया जाता है.
फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट इज कॉल्ड एज ग्रीन कंक्रीट, ठीक है। तो यू विल आल्सो कम अक्रॉस दिस टर्म विच इज कॉल्ड ग्रीन कंक्रीट, ठीक है। ग्रीन कंक्रीट मतलब क्या है, जो फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट है दैट इज योर ग्रीन कंक्रीट। और जो सेट हो जाए वो क्या है आपका, इट इज योर hardened concrete, ठीक है। So these are the terms that you will be using in your site, and I mean you should know these terms now, right? तो concrete में कहाँ पर क्या चीज बोला जाता है, किस चीज को क्या बोला जाता है, you'll come to know. So major factors responsible for using cement concrete are modulability, early hardening, early compressive strength, pumpability and durability, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली दीज फैक्टर्स वी विल डिस्कस फर्दर ऑन ऑल्सो, बिकॉज क्योंकि कंक्रीट जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज हम लोगों को पढ़नी कंक्रीट की, ठीक है। तो ये बेसिकली आप लोगों को बताया कि सीमेंट कंक्रीट हम लोग क्यों यूज करते हैं। मोल्डेबिलिटी मतलब बिकॉज इट कैन बी मोल्डेड इन एनी शेप, है ना। आप लोगों ने देखा होगा आप क्यूब के शेप में मोल्ड करते हो, कभी आपको बीम का शेप बनाना है तो टी बीम का शेप होता है, एल बीम होती है ना। तो कई सारे शेप में आप कंक्रीट को मोल्ड कर सकते हो। तो इसकी मोल्डेबिलिटी की वजह से हम लोग सीमेंट कंक्रीट यूज करते हैं, ठीक है। और किस लिए यूज करते हैं, ये हार्ड हो जाता है बहुत जल्दी, अच्छी स्ट्रेंथ, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अपनी अचीव कर लेता है, ठीक है। इन सारी, और ये ड्यूरेबल होता है काफी, ये सारी प्रॉपर्टीज की वजह से हम लोग सीमेंट कंक्रीट को एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज करते हैं, और सबसे वाइडली भी इसलिए यूज किया जाता है इन सारी प्रॉपर्टीज की वजह से। विल लुक इनटू दीज प्रॉपर्टीज, मोर प्रॉपर्टीज आगे चल के देखेंगे, and it is very versatile in nature also. So these were some of the properties also. See, and it is homogeneous mixture. Homogeneous का क्या मतलब है कि जो भी जितने भी हम इसमें एलिमेंट्स डाल रहे हैं वो प्रॉपरली मिक्स हो जाता है एक तरीके से, ठीक है। और एक कंबाइंड होमोजीनियस मिक्सचर मिलता है हम लोगों को, इसलिए एक इसका एडवांटेज है। द कोर्स एग्रीगेट्स एक्ट्स एज फिल्टर। सो कोर्स एग्रीगेट का क्या काम होता है, वो फिलर्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। कोर्स एग्रीगेट्स फिलर्स की तरह काम करते हैं। और फाइन एग्रीगेट क्या करते हैं, जो कोर्स एग्रीगेट और जो सीमेंट के बीच में जो स्पेस रह जाता है, वॉइड का मतलब क्या होता है, स्पेस हो जाता है, उनको फिल करने के काम आते हैं, और एज अ between the paste and the coarse aggregate, ठीक है। The fine aggregates fill up the voids between the paste and coarse aggregates. तो बेसिकली क्या कर रहा है, जो coarse aggregate और paste जो हम लोगों को बन रहा है उसको फिल करता है हमारा fine aggregate. Fine aggregate is basically sand, ठीक है। कंक्रीट जब हम बनाते हैं तो उसमें सैंड यूज करते हैं बेसिकली। सो द सीमेंट इन कंजंक्शन विद वाटर एक्ट्स एज अ बाइंडर। ये सबको पता है कि सीमेंट जो है हम लोगों का, सीमेंट हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था, उसमें अगर आप वाटर ऐड करते हो तो इट एक्ट्स एज अ बाइंडर, और बहुत अच्छा बाइंडिंग एजेंट की तरह ही यूज होता है। Okay, the mobility of mixture is aided by the cement paste, fines, and nowadays by uses of admixtures, ठीक है। mobility of mixture का क्या मतलब है, mobility मतलब कि आप कहीं पर मिक्स बना रहे हो, उसको आपको मूव करना है, ठीक है, आपको अपनी साइड पे मूव करना है, तो उसको बोलते हैं मोबिलिटी। तो ये क्या होता है, द सीमेंट पेस्ट फाइन्स की वजह से आता है। और जो आजकल आप देखोगे कि एडमिक्सचर्स भी हम लोग उसमें यूज करते हैं, ठीक है। एडमिक्सचर्स कई तरीके के होते हैं, जो उसको एक इस तरीके का एडमिक्सचर भी आता है जो उसको बहुत जल्दी हार्ड नहीं होने देता है, एक इस तरीके का एडमिक्सचर आता है जो उसकी जो वाटर कंटेंट होता है उसको बरकरार रखता है, ठीक है। तो दीज आर सम थिंग्स विच आर नाउअडेज यूज्ड इन द मिक्सचर ऑफ कंक्रीट आल्सो। तो आजकल हम सिर्फ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट यही नहीं डालते, एडमिक्सचर्स भी ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू द ग्राउंड कंडीशंस, उसको देखने के बाद हम लोग ऐड करते हैं। सो द अल्टीमेट एम क्या है इसका, द अल्टीमेट एम ऑफ quality control is to ensure the production of concrete of uniform strength from the batch to batch. सबसे इंपॉर्टेंट एम क्या है इसका क्वालिटी कंट्रोल का, कि हम लोगों का जो कंक्रीट है उसकी यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ रहे, ठीक है। बैच टू बैच मतलब क्या होता है, देखिए एक बैच में तो कंक्रीट जाता नहीं, कई सारे बैचेस में कंक्रीट का हम मिक्सचर बनाते हैं। अब आपको लगता है क्या कि हर बार एक ही जैसा स्ट्रेंथ हम लोगों को मिलता होगा कंक्रीट का, नहीं होता है ना। हर बार जरूरी नहीं कि हम उतना ही वाटर ऐड कर पाए या फिर उतना ही मिक्सचर हमारा बना हो या मिक्सिंग उतने बेटर तरीके से हो पाई हो। तो उसको कंट्रोल करने के लिए दैट इज कॉल्ड क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। उसको हम लोगों को इस तरीके से करना पड़ता है कि ऑलमोस्ट कंक्रीट की यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ आपको मिलती रहे, तो ये आपको इंश्योर करना पड़ता है। सो हाउ कैन वी क्लासिफाई कंक्रीट नाउ। देखो कंक्रीट को क्लासिफाई आप इस तरीके से कर सकते हो, एक तो देखो दिस इज अकॉर्डिंग टू सीमेंटिंग मटेरियल, जैसे कि एक हो गया आपका लाइम कंक्रीट, ठीक है, जिसमें आपका लाइम क्वांटिटी ज्यादा रहती है। जिप्सम कंक्रीट आता है,
सीमेंट कंक्रीट जो हम जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हो। दूसरा तरीका होता है इसके प्रोपोर्शंस के हिसाब से, राइट। सो यू माइट हैव हर्ड अबाउट दीज थिंग्स, M10, M15, M20, M25। कोई बता सकता है ये चीज क्या है, M15, M20? ये मैंने शायद पहली क्लास में डिस्कस भी किया था। इफ एनीवन रिमेम्बर, कोई बताना चाहे तो बता सकता है। वैसे लिखा भी है, दीज आर द ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो इससे क्या क्या पता चलता है? एम, व्हाट इज एम? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज एम? मिक्सचर। ओके, यस, सर एम इज फॉर, M तो मिक्स होता है एंड हाँ। और जो ये पीछे 10, 15, 20 है, ये क्या चीज है? ये स्ट्रेंथ है 28 डेज पर। ये सर कौन कैरेक्टर सी स्ट्रेंथ होती है? कंप्रेसिव, ये कौन सी स्ट्रेंथ होती है? सर स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज। नहीं, तो स्ट्रेंथ तो कोई भी हो सकती है ना, बहुत सारी स्ट्रेंथ होती है। देखो, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो सकती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ हो सकती है, कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अच्छा, और कितने लोग कहते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है? कोई है ऐसा क्लास में जिसको लगता है कि सर कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक होती है? ये सर दोनों होती है, वो मतलब कंप्रेसिव भी होती है, नहीं, कैरेक्टरिस्टिक दोनों भी कैसे, होती है। दोनों कैसे हो सकती है? इट इज वन ना, इट इज आइदर इट इज कंप्रेसिव और इट इज कैरेक्टरिस्टिक। ऐसे कैसे हो सकता है? दोनों का नाम अलग है तो दोनों का काम भी अलग होगा ना। सो आइदर इट विल बी कैरेक्टरिस्टिक और कंप्रेसिव। बताइए क्या होगी ये कैरेक्टरिस्टिक और कंप्रेसिव में से? चलिए, मुझे लगता है अभी आप लोगों ने ये चीज़ बहुत डिटेल में नहीं पढ़ी होगी कि डिफरेंस क्या है दोनों में, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, राइट। फिलहाल के लिए आप ये जान लीजिए, मैं आगे आपको ये सब्जेक्ट मेरे को आगे और कंटिन्यू करना है। आई विल जस्ट क्लैरिफाई मोर ऑन दिस, बट अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है। इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको क्लियर बताऊंगा, मे बी कुछ किसी और क्लास में मैं आप लोगों को इसको बेटर तरीके से बताऊंगा, ठीक है। बट फिलहाल के लिए आप जानिए, दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, नॉट योर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। कुछ कुछ सेम होता है, थोड़ा सा फर्क होता है इनमें, बट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर आप एक और चीज देखेंगे, हाँ, कोई कुछ कह रहा है क्या? सर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है तो लोड आने पे आएगी ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल वही है। हाँ, और कैरेक्टरिस्टिक का पता है क्या? कैरेक्टरिस्टिक भी लोड से ही आती है, बट डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। मैं बताऊंगा, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा इस चीज को, इसलिए मैंने आपको अभी ये चीज में बतानी क्लियर वो मतलब इसको मैं पूरा एक आपको अच्छे से बताना चाहूंगा विद यूज ऑफ ग्राफ एंड ऑल, ठीक है। तो तब मैं इसको आपको क्लियर करूंगा। फिलहाल आप ये चीज देखिए, एक प्रपोर्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, राइट। 1:3:6, 1:2:4, 1:1:3 और 1:1:2, राइट, लाइक दीज, है ना। तो अब ये प्रोपोर्शंस क्या चीज है? इसको बोलते हैं मिक्स प्रोपोर्शन, ठीक है। जो M20 है उसका प्रोपोर्शन होता है 1:3:6। कोई बताना चाहेगा 1:3:6 का मतलब क्या है इसमें M10 में? ये किस चीज का प्रोपोर्शन बता रहा है? 1:3:6 या 1:2:4? वाटर सर वाटर सीमेंट एंड सीमेंट एग्रीगेट। So sand, cement, and water. सैंड, सीमेंट एंड वाटर? नहीं, कोई और ट्राई करना चाहेगा? सीमेंट एंड एग्रीगेट। ओके, यस, इट इज सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट, ठीक है। तो 1:3:6 मतलब अगर एक पोर्शन सीमेंट का है तो 3 पोर्शन उसमें किसके हैं? सैंड के हैं, और 6 पोर्शन उसमें किसके हैं? एग्रीगेट के हैं। तो इस तरीके का मिक्सचर जो बनाता है वो M10 बनाता है। अब M10 में क्या है, देखिए, M इज फॉर मिक्स, ठीक है। मिक्स आपको पता है ग्रेड है कंक्रीट का, मिक्स। और 10 जो है वो मैंने बताया कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ मतलब क्या होगी इसमें? न्यूटन पर mm स्क्वायर में। दिस स्ट्रेंथ इज इन न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। इतना फोर्स पर यूनिट एरिया लग रहा है इसमें, ठीक है। वो ये स्ट्रेंथ है। तो अगर आप इस तरीके का मिक्सचर बनाते हो तो कोड कहता है कि आपको 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर की स्ट्रेंथ मिलेगी, ठीक है। और अगर आप M15 ग्रेड का कंक्रीट बनाते हो, मतलब एक सीमेंट यूज करते हो आप, 2 सैंड यूज करते हो और 4 कोर्स एग्रीगेट यूज करते हो, तो आपको जो स्ट्रेंथ मिलेगी वो मिलेगी 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सी, ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्ट इतनी ही मिल जाएगी, बट कोड कहता है कि इस प्रोपोर्शन से आपको इस ग्रेड का कंक्रीट मिलेगा, M15, M20। तो देखिए, आप देखते जाइए, जैसे जैसे ये ग्रेड बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे स्ट्रेंथ बढ़ते जा रही है। M10 की देखिए 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, M15 की 15 न्यूटन पर स्क्वायर है, M20 की 20 न्यूटन पर स्क्वायर है, M25 की 25 न्यूटन पर स्क्वायर है। सो
लाइक दिस क्या हो रहा है, हम लोगों का स्ट्रेंथ इसकी इंक्रीज होते जा रही है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ विद ग्रेड ऑफ द कंक्रीट बढ़ते जा रही है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल कंडीशन में मैं आपको बताऊं तो ऐसा होता नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, किसी ने सुना होगा, ये देखिए लिखा भी यहाँ पर, डिजाइन ऑफ अ डिजाइन मिक्स कंक्रीट। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, ये तो हम लोगों को मिक्स पता होते हैं, प्रोपोर्शंस पता होते हैं, ठीक है, इसके हिसाब से हमारी इतनी स्ट्रेंथ अचीव होगी। बट ये एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। एक्चुअल साइट कंडीशंस में जब हम लोग कंक्रीट डिजाइन, जब हम लोग कंक्रीट कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे होते हैं तो उसको हम लोगों को स्पेसिफिक टाइप का कंक्रीट प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेड का कंक्रीट प्रोवाइड करना पड़ता है। उसके लिए हम लोगों को काफी साइट की कंडीशंस वगैरह देखनी पड़ती है, उसको बोलते हैं हम लोग डिजाइन मिक्स कंक्रीट, ठीक है। उसमें हम लोगों को कई सारे फैक्टर्स और ऐड करने पड़ते हैं। हम लोग डिजाइन मिक्स भी देखेंगे इस यूनिट में आगे चल के कि कैसे किया जाता है, ठीक है। फिलहाल आप ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि मिक्स क्या चीज होती है, ठीक है, और इनके प्रोपोर्शंस क्या होते हैं। M10 is 136, M15 is 124, M20 is 1.5 3, 1.5:3 and M25 is 1:2। तो जैसे जैसे ये बढ़ते जा रही है, ये स्ट्रेंथ इसकी बढ़ते जा रही है आगे को, ठीक है। M30, M35, M40 आगे और भी होता है। नाउ सी, इसमें यहाँ पर मेंशन किया है ग्रेड ऑफ सीमेंट कंक्रीट। सो व्हाट आर द ग्रेड्स? तो इसमें क्या लिखा हुआ है, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यूब्स at 150 mm at 28 days, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, लेकिन एक्चुअल में होती है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है। इन दोनों में भी डिफरेंस मैंने बताया आपको, मैं आगे आपको चल के बताऊंगा। फिलहाल क्या होता है आप लोग इसको अगर मैं आपको इजी टर्म्स में बताऊं तो आपने देखा होगा कि मैंने बताया था अभी आपको कि कंक्रीट को आपको क्या करना पड़ता है, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का मिक्सचर होता है, ठीक है। आप उसको मिक्स बनाते हो, बेसिकली मसाला बनाते हो, जैसे लेमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं ना, मसाला बनाते हैं, ठीक है। उसका उस प्रोपोर्शन का हम लोग क्या करते हैं, क्यूब बनाते हैं, जो कि होता है 15 सेंटीमीटर या फिर 150 mm। ये जो डायमेंशन है ये 150 है, 150 mm, और ये भी 150 mm है, ठीक है। मे बी आई जस्ट चेंज द कलर, दिख नहीं रहा शायद। व्हाइट आई यूज, ठीक है। तो ये भी कितना है, 150 है, ये भी 150 का क्यूब है, ठीक है। इस तरीके के आप क्यूब बनाते हो और उसको कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में रखते हो। नाउ यू ऑल नो व्हाट कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन इज, सीटीएम आपने देखी हुई है, ठीक है। उससे आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकलती है, ठीक है। इसमें आप कंप्रेशन देते हो ऊपर से और ये क्यूब ब्रेक होता है, ठीक है। जिस स्ट्रेंथ पे ब्रेक होता है उसमें इसको देखा जाता है कि इसकी कितनी स्ट्रेंथ है ये, और ये देखा जाता है कितना, 28 डेज में। 28 डेज का क्या मतलब है, 28 डेज मतलब कि इस क्यूब को 28 डेज के लिए वाटर में रखा जाता है फॉर क्योरिंग, ठीक है। वाटर टैंक में रखा जाता है फॉर क्योरिंग, ठीक है। तो स्ट्रेंथ हम अलग अलग डेज में भी देखते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ 28 डेज पे देखते हैं, बट जो ये ग्रेड ऑफ सीमेंट कंक्रीट है ना, इसकी स्ट्रेंथ 28 डेज में देखी जाती है। वरना हम लोग 7 डेज में भी देखते हैं, 14 डेज में भी देखते हैं, 28 डेज में भी देखते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट डेज में हम लोग इसको चेक करते हैं। सो ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से हम कैसे सीमेंट कंक्रीट को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। सो यू नो दिस ग्रेड्स, M5, M7.5, M10, M20, ठीक है। M is for mix एंड ये शायद गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस शुड बी 20 होना चाहिए, यहाँ पे गलत मिसप्रिंट है सब, ठीक है। तो 35 है तो ये M30, दिस शुड बी M35, इसकी स्ट्रेंथ 35 होनी चाहिए, ठीक है। M30 है तो 30 होना चाहिए, दिस इज, ये कहीं से नो इस पे गलती भी है। सो दिस मस्ट बी 25, M25 है तो इसकी स्ट्रेंथ 25 होगी, M30 है तो इसकी स्ट्रेंथ 30 होगी, ठीक है। सो दिस इज योर क्लियर मिसप्रिंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी स्ट्रेंथ निकालते हो। नेक्स्ट इज, और किस तरीके से हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, और हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं डेंसिटी के हिसाब से कंक्रीट को, राइट। सो जैसे उसकी हेवी कंक्रीट है, डेंस कंक्रीट है, या कई जगह पे लाइट वेट कंक्रीट यूज किया जाता है, ठीक है। कई जगह पे हम लोगों का एक्स्ट्रा लाइट वेट कंक्रीट भी यूज किया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्लासिफिकेशन इसका कर सकते हो। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन योर प्लेस ऑफ कास्टिंग, कि कहाँ हम प्लेस कर रहे हैं। देखो, एक टर्म होता है इन सीटू और एक होता है प्री कास्ट। इन सीटू का मतलब होता है
इन सीटू मतलब होता है उसी जगह पे जो एट द साइट, मतलब इन सीटू मतलब एट साइट, ठीक है। तो जो भी कंस्ट्रक्शन आप साइट पे कर रहे हो उसको बोलोगे आप इन सीटू, और जो कंस्ट्रक्शन आप प्रीकास्ट होता है, जैसे आप यार्ड में कहीं पर कोई कंस्ट्रक्शन, आपका कंस्ट्रक्शन कहीं और चल रहा होता है और आप उसको प्रीकास्ट करके लाते हो मेंबर्स को, ठीक है। तो आजकल आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि जो ब्रिज वगैरह बनते हैं उसके सेक्शंस क्या होते हैं, यार्ड में कास्ट होते हैं और वो फिर हेवीली ट्रक्स में उसको लोड करके साइट पे लाया जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं प्रीकास्ट, ठीक है। ये भी आगे आप लोग पढ़ेंगे इसको। तो इस तरीके से आप प्रीकास्ट और इन सीटू कंक्रीट को क्लासिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ दिस कंक्रीट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब इसकी प्रोडक्शन कैसे होता है, इसमें कई सारी स्टेजेस होती हैं, स्टेजेस ऑफ कंक्रीट प्रोडक्शन। सो फर्स्ट इज योर बैचिंग, ठीक है। अब ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि ये क्या क्या टर्म्स का क्या मतलब होता है, ठीक है। बैचिंग का मतलब या तो बैचिंग या फिर मेजरमेंट ऑफ मटेरियल, कितना मटेरियल हम लोगों को डालना है बेसिकली, ठीक है। उस तरीके से नेक्स्ट टर्म आता है मिक्सिंग, फिर आता है ट्रांसपोर्टिंग, फिर उसको प्लेस करना, उसको कॉम्पैक्ट करना, ठीक है, क्योर करना, क्योरिंग, एंड लास्ट में आता है आपका फिनिशिंग। तो ये सारे जो टर्म्स हैं, इतने सारे प्रोसेस के बाद हम बोलते हैं कि कंक्रीट का आपका प्रोडक्शन हुआ है, मतलब कंक्रीट प्रोडक्शन में ये सारी स्टेजेस आपको करनी पड़ती है, ठीक है। सो व्हाट आर दीज स्टेजेस, इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सो फर्स्ट इज बैचिंग। मैंने जैसे बताया बैचिंग का मतलब क्या है, जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा था, बैचिंग का मतलब है यहाँ पर मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ मटेरियल। तो बैच करना को हम जो कहते हैं सीमेंट के जो कंक्रीट का बैच भी बोलते हैं हम, है ना। तो बैच करना क्या होता है, उसको फॉर गुड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट प्रॉपर एंड एक्यूरेट क्वांटिटी ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट शुड बी यूज्ड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि प्रॉपर क्वालिटी हो, सॉरी उसकी प्रॉपर एक्यूरेसी के लिए you should be using accurate quantity of the ingredients। ingredients क्या क्या हैं आपके, आपके कंक्रीट कितना, आपका सीमेंट कितना यूज हो रहा है, सीमेंट सैंड कितना यूज हो रहा है, कोर्स एग्रीगेट कितना हो रहा है, ये आपको एक्यूरेट क्वांटिटी पता होनी चाहिए बैचिंग, उसको बोलते हैं प्रॉपर बैचिंग। अब दो तरीके से बैचिंग होती है, एक होती है वॉल्यूम बैचिंग, एक होती है वे बैचिंग, ठीक है। नाम से पता चल रहा है वॉल्यूम बैचिंग का क्या मतलब है कि आप जब किसी किसी वॉल्यूम के हिसाब से आप उसको बैच करोगे, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने बोला था 1, 2 और 4 का सीमेंट का मिक्सचर है, ये सॉरी कंक्रीट का मिक्सचर 1:2:4, राइट। तो अगर इसको मैं अगर वॉल्यूम में देखूं तो वॉल्यूम का क्या मतलब हुआ, वॉल्यूम वाइज अगर मैं देखूं तो मतलब कि 1 मीटर क्यूब, इस तरीके से मैं लिखूं अगर 1:2:4, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं इसको बाय वॉल्यूम देखूं तो मतलब अगर मैं 1 मीटर क्यूब, वॉल्यूम क्या होता है मीटर क्यूब में होता है ना, तो 1 मीटर क्यूब का अगर मैं सीमेंट यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें मुझे 2 मीटर क्यूब कितना सैंड यूज करना पड़ेगा, इफ दिस इज सीमेंट देन दिस इज सैंड, और 4 मीटर क्यूब मुझे उसमें एग्रीगेट यूज करना पड़ेगा। सो दिस इज बैचिंग अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम के हिसाब से। उसी तरीके से वेट की तरह से आप बैचिंग कर सकते हैं, जैसे वेट के हिसाब से तो इम्पोर्ट जैसे हम लोग करते ही हैं। तो इसी एग्जाम्पल में देख लीजिए 1:2:4 है, ठीक है। मैं आपसे कहूँ कि आपको इसका मिक्सचर बनाना है, तो आप इसका मिक्सचर कैसे बना सकते हो, आप क्या करोगे, 1 बैग सीमेंट का ले लो, 2 बैग सैंड के ले लो और 4 बैग आप एग्रीगेट के ले लो, ठीक है, और इसको पानी में मिक्स करके इसका मिक्सचर बना लो। तो दिस इज योर वेट बैचिंग, मतलब ये आप वेट के हिसाब से भी आप इसको कर सकते हो, केजीज के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या चीजें हैं, इंपॉर्टेंट वर्क्स के लिए वेव बैचिंग की जाती है, मैनुअल और वेव बैचिंग, ऑटोमेटिक वेव बैचर्स, ये सब बैचर्स जो है, ये देखिए आप नीचे ये डायग्राम देखेंगे, ये बैचिंग प्लांट है बेसिकली, ठीक है। इसमें बैचिंग प्लांट में क्या होता है, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स भरे जाते हैं और उनको प्रॉपरली बैच किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हम लोग उसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं बैचिंग करना। तो कंक्रीट की बैचिंग कैसे होगी, देखो सबसे पहले सीमेंट, एग्रीगेट, सैंड, ये तीनों चीजें ऐड की जाएंगी, प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऐड की जाएंगी, उसको बोलते हैं बैचिंग। और फिर बाद में जब हम लोग इसको वाटर डालते हैं वो फिर अलग प्रोसेस होता है, ठीक है, वो हम लोगों का मिक्सिंग वगैरह में आ जाता है। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट हमारा प्रोसेस मिक्सिंग ही है। बैचिंग के बाद नेक्स्ट चीज क्या आती है, मिक्सिंग। मिक्सिंग सो मिक्सिंग अगर आप देखेंगे तो मिक्सिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्सिंग इज टू मेक कंक्रीट मास होमोजीनियस एंड यूनिफॉर्म इन कलर एंड कंसिस्टेंसी, ठीक है। मिक्सिंग करने का सबसे इम्पोर्टेंट
प्रोसीजर सबसे इम्पोर्टेंट जो क्राइटेरिया है वो यही है कि जो हमारा कंक्रीट है वो होमोजीनियस होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब एक बैच से तो हमारा सैंड ज्यादा है, एक बैच में हमारा एग्रीगेट ज्यादा है और मिक्सिंग ढंग से नहीं हो पाई है। ठीक है, उस हिसाब से उसमें यूनिफॉर्म कलर आना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब मिक्सिंग कैसे कर सकते हैं? बाय हैंड और बाय मिक्सचर। तो दो है प्रोसेस, एक है हैंड मिक्सिंग है और एक है मशीन मिक्सिंग। आप लोगों ने देखा भी होगा, जो भी हम लोग घरों में वगैरह में काम करते हैं, कभी कभी छोटे मोटे काम करते हैं तो उसमें हैंड मिक्सिंग करते हैं। मतलब जो मजदूर होता है वो बेसिकली क्या करता है, बेलचा वगैरह लेके, आप लोगों ने देखा होगा है ना, तो मिक्स बनाता है, तो स्मॉल जॉब्स के लिए यूज होता है। ठीक है, ऑन एन इम्पर्वियस फ्लोर। और हैंड मिक्सिंग इन सारी चीजों के लिए की जाती है। 10% ऑफ सीमेंट इज एडेड more to the mix. So these are the process used in hand mixing. उसी तरीके से अब अगर बहुत हैवी काम है, बहुत ज्यादा कंक्रीट मटेरियल यूज हो रहा है, आपका कंक्रीट यूज हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ता है? मशीन मिक्सिंग करनी पड़ती है। ठीक है, मशीन मिक्सिंग में आपको क्या आता है? ये मशीन मिक्सिंग आप किस किस चीज के लिए करते हो? जो बहुत क्वालिटी वर्क आपको चाहिए होता है, ठीक है, जिसमें आपको बहुत अच्छा मिक्सिंग चाहिए होती है, बहुत होमोजेनिटी चाहिए होती है, जो बहुत बड़े काम होते हैं उनके लिए स्ट्रेंथ अच्छी चाहिए होती है जिनके लिए। ठीक है, उसी तरीके से बैच मिक्सचर्स और कंटिन्यूस मिक्सचर्स, ये दो टाइप के मिक्सचर्स हैं। बैच मिक्सचर मतलब बैच में इसमें मिक्सिंग की जाती है। कंटिन्यूस मिक्सचर मतलब कि कंटिन्यूस आपको मटेरियल इसमें ऐड किया जाता है। ठीक है, इसको भी आप देखेंगे। बैच मिक्सचर्स प्रोड्यूस बैच बाय बैच, ये देखिए लिखा भी इसमें, बैच मिक्सचर्स प्रोड्यूस बैच बाय बैच विद टाइम इंटरवल एंड यूज्ड फॉर स्मॉल 7 मीडियम साइज वर्क्स। ठीक है, बैच मिक्सिंग क्या होता है? बैच बाय बैच अलग अलग टाइम इंटरवल्स में यूज किया जाता है। लेकिन कंटिन्यूस मिक्सचर में क्या होता है? इसमें कंटिन्यूसली कंक्रीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और ये सबसे बड़े वर्क्स के लिए यूज होता है, जैसे कि डैम हो गया। ठीक है, और बहुत सारे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के लिए जहाँ पर कंक्रीट की बेसिकली क्वांटिटी बहुत ज्यादा चाहिए होती है, वहां पर हम लोगों को मशीन मिक्सिंग करनी होती है। तो दो टाइप की है मिक्सिंग, हैंड मिक्सिंग और मशीन मिक्सिंग। तो आपको ये भी मेरे ख्याल से जो स्टेप्स आप लिखोगे तो उसमें आपको फर्स्ट विल बी बैचिंग, सेकंड इज मिक्सिंग। नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड वन। ये देखिए, ये दीज आर सम ऑफ द डायग्राम्स, किस तरीके के मिक्सचर्स होते हैं। देखिए ये पैन टाइप है। ठीक है, ये वाला कॉमन है, बहुत कॉमन है, आप लोगों ने ज्यादातर देखा होगा ड्रम टाइप मिक्सचर। ठीक है, और आजकल आप ये भी देखते होंगे है ना, ट्रांजिट मिक्सचर। इसमें क्या होता है इस मिक्सचर में कि आपकी जो मिक्सिंग है वो ट्रक में ही हो जाती है। ठीक है, ट्रांजिट मतलब कि इसको मूव करते करते कंक्रीट को आप मिक्स भी बनाते रहते हो उसमें। ठीक है, ये तो सेम है, पैन टाइप है। तो इस तरीके के मिक्सचर्स होते हैं, बेसिकली मिक्स करने के लिए काम आते हैं, होमोजीनियस बनाने के लिए काम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस इज टू ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्ट मतलब, ट्रांसपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या होता है? देखो, आपको कंक्रीट को, आपको पता है कि कंक्रीट क्या होने वाला है? सेट होने वाला मटेरियल है। ठीक है, वो हार्ड होगा, वो कभी ना कभी सेट होगा। तो आपको क्या करना है? उसको उसको जल्दी से जल्दी उसको साइट पे पहुंचाना पड़ता है। ठीक है, ताकि वो अपनी होमोजेनिटी ना खोए। मतलब कि मान लो आपकी साइट बहुत दूर है और आप कंक्रीट का मिक्स कहीं और बना रहे हो, तो उससे मान लो चलो पूरा का पूरा मॉइस्चर चला गया, वो जल्दी हार्ड हो गया, तो वो कहीं काम का नहीं रहेगा, आपको वो फेंकना पड़ेगा, उसकी कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी बेसिकली, है ना। तो इस तरीके के कई सारी चीजें होती है साइट पे, जो आपको इंश्योर करना पड़ता है कि ये सारी चीजें ना हो। तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है ट्रांसपोर्टिंग। अब ट्रांसपोर्टिंग क्या होता है? इट शुड बी ट्रांसपोर्टेड एट अर्लीस्ट विदाउट द लॉस ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी अगेन वही चीज है, या ना तो एडमिक्सचर्स का लॉस होना चाहिए, ना वाटर का लॉस होना चाहिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी साइड पे लाते लाते उसमें उसका कंसिस्टेंसी कम हो जाए उसकी, या फिर वर्केबिलिटी कम हो जाए उसकी। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑब्टेन्ड एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग। तो जो ट्रांसपोर्टेशन में आपको ये चीज इंश्योर करनी पड़ेगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज सेग्रीगेशन शुड नॉट टेक प्लेस। सेग्रीगेशन क्या होता है? सेग्रीगेशन शुड नॉट टेक प्लेस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लेसमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है। सेग्रीगेशन का मतलब है कि आपका जो पेस्ट होता है सीमेंट का, ठीक है, वो आपको क्या होने लगता है? एग्रीगेट से अलग होने लगता है, रिमूव होने लगता है, मूव होने लगता है वहां से। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेग्रीगेशन। तो ये भी नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, सो इट शुड नॉट टेक प्लेस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन और प्लेसमेंट। मतलब जब हम आप उसको प्लेस करोगे तब ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आपने देखा होगा ये व्हील बैरो वगैरह यूज होते हैं छोटे कामों में। ठीक है, बड़े कामों में आपका ज्यादा बड़े मशीन्स यूज होती है, जैसे डंपर वगैरह आप यूज करते हो, है ना, रोपवे यूज करते हो, बेल्ट कन्वेयर यूज करते हो। आप लोगों ने कई साइड्स पे देखा होगा कि बेल्ट पे कंक्रीट डाला जाता है और उससे मूव किया जाता है।
तो इस तरीके से आप लोग बेसिकली ट्रांसपोर्ट करते हो. तो दिस वाज योर थर्ड स्टेप फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज प्लेसिंग. अब कैसे कंक्रीट को आपको प्लेस करना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. कंक्रीट इज प्लेस्ड ऑन फॉर्म वर्क्स. तो आपने देखा होगा फॉर्म वर्क्स क्या होते हैं, कोई बताना चाहेगा? किसी को आइडिया है ये तो फॉर्म क्या लिखा हुआ है? हाँ, जो कंक्रीट को एक प्रॉपर शेप देने के लिए यूज करते हैं. शेप देने के लिए यूज करते हैं, ठीक है. मैंने आपको बताया कि कंक्रीट क्या होता है, बहुत इजीली मोल्ड हो जाता है, ठीक है. हम उसको कई भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं उसको. तो फॉर्म वर्क क्या होता है, आपको बेसिकली जब कंक्रीट को प्लेस करना है कहीं पे, मान लो आपको बीम बनानी है या कॉलम बनाने हैं आपको, या फिर इफ यू हैव टू मेक स्लैब, है ना, ये सारी चीजें एलिमेंट्स हैं, तो आपको ये सब बनाना पड़ेगा. तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनका पहले फॉर्म वर्क बनाना पड़ेगा, इनका पहले ढांचा तैयार करना पड़ेगा, फिर उसमें आप जाके कंक्रीट को प्लेस करते हो, है ना. उसके अंदर रेनफोर्समेंट होती है, सरिया होती है, और फिर उसके ऊपर से आप उसको प्लेस करते हो. अब प्लेसिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आ जाती है कंक्रीट की, कि इसको प्रॉपरली कैसे प्लेस करना है. ऐसा नहीं कि आपने ट्रक से लाए या आप किसी तसले में भर के लाए कंक्रीट और आपने गिरा दिया उसमें. नहीं, इससे भी कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. साइट में आप लोग कई डिफिकल्टी फेस कर सकते हो. तो एक प्रॉपर प्रोसीजर है कि कैसे आपको कंक्रीट को प्लेस करना है, ठीक है. एक प्रोसीजर मुझे जो ध्यान है वो ये है कि कभी भी कंक्रीट को आप अगर साइट में प्लेस करोगे, ऊपर से गिराते हैं ना हम लोग कहीं पे कंक्रीट को फिल कर रहे होते हैं कहीं पे, तो वो इट शुड नॉट बी, द डिस्टेंस शुड नॉट बी मोर देन 1 मीटर. आप 1 मीटर से ऊपर उसको कभी नहीं थ्रो करोगे, ठीक है. अगर आप उसको 1 मीटर के ऊपर से थ्रो करते हो तो क्या होता है, कई बार उसमें नीचे वॉइड्स रह जाते हैं, उसमें हनी कॉम्बिंग आ जाती है, ठीक है, और स्ट्रक्चर वीक हो जाता है जिसकी वजह से फेलियर हो सकता है. सो ये चीज आपको इंश्योर करनी पड़ती है. सो दिस प्लेसिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो कंक्रीट को बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म वर्क में रखते हैं. मान लीजिए मुझे इस तरीके की बीम कास्ट करनी है, ठीक है. तो मैं क्या करूंगा, इस तरीके का एक फॉर्म वर्क बनाऊंगा. इसमें लकड़ी का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, ठीक है, आजकल अलग अलग टाइप के आते हैं. उसमें आपको कंक्रीट फिल करना पड़ेगा और कुछ टाइम बाद कंक्रीट सेट हो जाएगा, फॉर्म में सेट हो जाएगा अपने, ठीक है. और फिर आप इस फॉर्म वर्क को निकाल देते हो, रिमूव कर देते हो. तो ये इस तरीके की प्रोसेस को बोलते हैं प्लेसिंग करना उसको कंक्रीट. तो अब इसको कैसे किया जाता है प्लेसिंग, द फॉर्म वर्क शुड बी क्लीन, ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट है कि फॉर्म वर्क आपका जो लकड़ी है, तख्ता है, या फिर जो भी आपका स्टील का फॉर्म वर्क है, वो क्लीन होना चाहिए. उसमें कोई भी अंडुलेशंस नहीं होने चाहिए, और उसमें कोई भी गैप्स नहीं होने चाहिए किसी भी तरीके के, ठीक है. उसमें बीच बीच में छेद नहीं होने चाहिए, वॉइड्स नहीं होने चाहिए, कहीं से लीकेज नहीं होना चाहिए. तो ये सब आपको इंश्योर करना पड़ता है. द फॉर्म वर्क शुड बी क्लीन. इफ concrete is to be placed for foundation, the soil bed should be compacted well and is made free from loose soil. अगर आपको वही कंक्रीट आपको अगर फाउंडेशन में यूज करना है, फाउंडेशन क्या होता है, फाउंडेशन क्या होती है, फाउंडेशन जैसे आप लोगों ने घर में आप लोगों ने सुना होगा, बेस ऑफ देखो स्ट्रक्चर. क्या होता है बेसिकली स्लैब है. ये बेसिकली सब स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है. एक होता है सुपर स्ट्रक्चर जो अर्थ के ऊपर होता है, एक होता है सब स्ट्रक्चर जो अर्थ के नीचे होता है. तो फाउंडेशन बेसिकली क्या करता है, आपका जो कॉलम का जो लोड होता है, जो आपके कॉलम पे लोड होता है, उसको फाउंडेशन में डालता है, और फाउंडेशन उस लोड को सॉइल में ट्रांसफर करता है बेसिकली, ठीक है. आगे चल के क्लियर होगा आप लोगों को और चीजें. तो इसमें क्या कह रहा है, अगर आपको फाउंडेशन में सॉइल कंक्रीट को प्लेस करना है, अगर आपको कंक्रीट फाउंडेशन बनानी है कंक्रीट की, तो सॉइल बेड को आपको कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा. कॉम्पैक्ट मतलब कि उसको कॉम्पैक्ट तो आप समझते होंगे, है ना, उसकी डेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी बेसिकली, कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा. दैट मीन उससे वॉइड्स जो है वो हटाने पड़ेंगे, जितना भी उसमें एयर वॉइड्स वाटर वॉइड्स हैं वो हटाने पड़ेंगे, और उसको प्रॉपरली कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा, उसकी डेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी सॉइल बेड की, ठीक है. तो तब उसको कंक्रीट को प्लेस करना चाहिए आपको, ठीक है. और देखिए और क्या चीज लिखी है, कंक्रीट शुड बी ड्रॉप डाउन इट्स फाइनल पोजीशन एज क्लोजली एज पॉसिबल. अभी मैंने बताया था कि जो कोड में गिवन है, ठीक है, साइट में हम लोगों को जो इंश्योर करना पड़ता है वो ये होता है कि बेसिकली कंक्रीट को आप 1 मीटर ऊपर हाइट से नहीं फेंक सकते, 1 मीटर से कम ही हाइट होनी चाहिए तभी आप प्लेस करोगे. तो इसमें भी लिखा है इट शुड बी ड्रॉप डाउन इट्स फाइनल पोजीशन एज क्लोजली एज पॉसिबल, ठीक है. और इफ ड्रॉप फ्रॉम हाइट द कोर्स एग्रीगेट फॉल अर्ली एंड देन मोर्टार मैट्रिक्स. तो अगर आप ज्यादा हाइट से फेंकते हो तो क्या होता है, कोर्स एग्रीगेट पहले नीचे गिर जाते हैं, और मोर्टार जो बेसिकली उसका जो सैंड और वाटर वाला जो पेस्ट है वो बाद में गिरता है ना, तो उसकी वजह से इरेगुलरिटी होमोजीनियस नहीं हो पाता सेक्शन, ठीक है. तो
ये भी अलाउ नहीं होता। तो प्लेसिंग आपको कैसे करनी पड़ती है, प्रॉपर एक हाइट से ड्रॉप करना पड़ता है। दिस रिजल्ट्स इन सेग्रीगेशन इनटू वीकर कंक्रीट। ठीक है, इससे क्या होता है, सेग्रीगेट होने लगता है, कोर्स सेग्रीगेट जो है उससे कंक्रीट आपका हटने लगता है, उसको आप बोलते हैं सेग्रीगेशन। ठीक है, और आपको जो स्ट्रक्चर मिलता है वो बहुत ही वीक सेक्शन मिलता है, आपको बहुत वीक कंक्रीट मिलता है। उसमें हनी कॉम्बिंग देखा है आपने, हनी कॉम्बिंग क्या होती है? एनीबॉडी नोज हनी कॉम्बिंग? देखिए क्या होता है कि जब हम कंक्रीट को प्लेस करते हैं, ठीक है, और हमने मान लीजिए ऊपर से, हाँ, कंक्रीट को अगर हमने गिराया तो मान लीजिए कहीं पर इस तरीके से कंक्रीट नीचे पहुंचा, ठीक है, तो अगर ये इसमें सेग्रीगेशन हो गया तो इसमें हल्के हल्के वॉइड्स रह जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे से आपके वॉइड्स रह जाते हैं जो एयर के वॉइड्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, अब इसको बोलते हैं हनी कॉम्बिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपने देखा होगा शहद का मधुमक्खी का छत्ता देखा है, उस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है कि आपके बीच बीच में छेद से दिखने लगते हैं, वॉइड्स दिखने लगते हैं एयर के। ठीक है, और ये जो कंक्रीट को फेल कर देता है। ठीक है, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, हनीकॉम्बिंग एक्सेप्टेबल नहीं होता, सेग्रीगेशन अलाउड नहीं होता है। इन सबसे बचने के लिए हम लोगों को प्रॉपर प्लेसिंग करनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज, अब अगला स्टेप क्या होता है हमारा, सब कुछ कर लिया हम लोगों ने, क्या किया, पहले बैचिंग की, उसको फिर मिक्सिंग किया, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया, फिर उसको प्लेस किया। अब लास्ट काम हम लोगों का रहता है उसको कैसे हम लोग कॉम्पैक्ट करेंगे। कॉम्पैक्शन सबसे फिर इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी आप स्लैब कास्ट करते हो या कॉलम या बीम कुछ भी कास्ट करते हो तो आपने देखा होगा कि उसको प्रॉपर शेप में लाने के लिए उसको कॉम्पैक्ट करना पड़ता है ना। तो ये कैसे किया जाता है, इन दिस प्रोसेस, इन द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग कंक्रीट एयर इज एंट्रैप्ड। जब आप कंक्रीट को प्लेस कर रहे होते हैं ना तो उसमें एयर रह जाती है। ठीक है, उस एयर को हम लोगों को बेसिकली हटाना होता है। सो एयर एंट्रैप्ड रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बाय 30%। देखिए, अगर एयर जाएगी प्लेसिंग के समय अंदर कंक्रीट में, तो स्ट्रेंथ जो आपकी 30% तक का डिक्रीज हो सकती है। तो आपको इस एयर को आपको बाहर करना होता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कॉम्पैक्शन। टू रिमूव दिस एयर फ्रॉम कंक्रीट इज कॉल्ड कॉम्पैक्शन। सो हेंस इट इज नेसेसरी टू रिमूव द एयर विच इज अचीव्ड बाय कॉम्पैक्शन। ठीक है, कॉम्पैक्शन आपको हटानी है। तो हम कैसे कर सकते हैं कॉम्पैक्शन, आइदर वी कैन यूज हैंड्स और बाई वाइब्रेटर्स। ठीक है, वाइब्रेटर्स भी आप लोगों ने कई तरीके के देखे होंगे, मैं शायद आगे फोटोग्राफ्स भी मैं आपको शो करूंगा। सो आप कैसे कॉम्पैक्शन कर सकते हो, आइदर हैंड्स कॉम्पैक्ट कर सकते हो या फिर वाइब्रेटर का यूज कर सकते हो। हैंड का कॉम्पैक्शन अब कहाँ पर होता है, देखिए जो बहुत जैसे स्लैब वगैरह के काम होते हैं आपने देखा होगा, उसमें वो टैंपिंग रॉड लेके या फिर पटले टाइप के आपने देखे होंगे, लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो, है ना, उससे वो हल्के हल्के उसके ऊपर से उसको मारते रहते हैं ताकि वो अंदर सेटल होते रहे, कॉम्पैक्शन होते रहे, उसमें से एयर जो एंट्रैप्ड है वो बाहर निकलते रहे। उसी तरीके से जो वाइब्रेटर्स होते हैं वो बड़े कामों में यूज होते हैं जहाँ पर डेप्थ बहुत ज्यादा होती है। मान लीजिए आपको फाउंडेशन है और कंक्रीट डालना उस फाउंडेशन के अंदर, ठीक है, तो आप क्या करोगे, वाइब्रेटर्स लोगे। और वाइब्रेटर्स भी बहुत टाइप के होते हैं, अभी मैं आगे आपको उससे दिखाऊंगा। टेबल वाइब्रेटर है, नीडल वाइब्रेटर है, तो इन अलग अलग तरीके के वाइब्रेटर्स हैं जिससे आप कॉम्पैक्शन अचीव कर सकते हो। सो देखिए, हैंड कॉम्पैक्शन मेथड में क्या होता है, कंक्रीट इज कॉम्पैक्टेड बाय रैमिंग, टैंपिंग और स्पैडिंग। ठीक है, तो आप क्या करते हो, बेसिकली आपने देखा होगा कई बार रोड में भी, रोड कंस्ट्रक्शन के समय भी हम लोग टैंपिंग करते हैं। ठीक है, हम एक हथौड़े जैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है ना, उससे ऊपर से नीचे इसमें मारते रहते हैं, रैमिंग करते हैं, टैंपिंग करते हैं। ठीक है, तो उसको उसको बोलते हैं हैंड कॉम्पैक्शन। ठीक है, और उसी तरीके से कंक्रीट कैन बी कॉम्पैक्टेड बाय यूजिंग हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटर्स। तो आजकल हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटर्स आते हैं। वाइब्रेशन रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स एंड सेट द मोशन ऑफ पार्टिकल्स। तो क्या करता है, वाइब्रेशन से क्या होता है, जो बेसिकली बीच में फ्रिक्शन है पार्टिकल्स के, वो उसको खत्म कर देता है और पार्टिकल्स को बेटर तरीके से सेटल होने देता है, तो उससे कॉम्पैक्शन अचीव होता है आपका। एज अ रिजल्ट एंट्रैप्ड एयर इज रिमूव्ड। जो भी एंट्रैप्ड एयर होगी वो हट जाएगी, कंक्रीट इज कॉम्पैक्टेड, वाटर सीमेंट रेशियो कैन बी रिड्यूस्ड विद वाइब्रेटर्स। ठीक है, और वाटर टू सीमेंट रेशियो ये अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कंक्रीट की। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ेंगे वाटर सीमेंट रेशियो। इट कैन बी रिड्यूस्ड विद वाइब्रेटर्स, ये ध्यान में रखिएगा, वाटर सीमेंट रेशियो को आप रिड्यूस कर सकते हो वाइब्रेटर्स से। अब वाइब्रेटर्स कितने टाइप के हैं, देखिए मैंने जैसे बताया, निडल वाइब्रेटर होता है, एक सरफेस वाइब्रेटर्स हैं आपके। ठीक है, शटर वाइब्रेटर्स हैं, वाइब्रेटिंग टेबल्स हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने इसमें फोटोज ऐड की हैं, आप देखिए, ये देखिए कुछ ये वाइब्रेटर्स हैं।
सो दिस इज योर टेबल वाइब्रेटर, ठीक है। टेबल वाइब्रेटर्स ये आपकी लैब वगैरह में भी, आपकी लैब में भी है ये वाइब्रेटर, ठीक है। जो मैंने आपको अभी बताया था, आपको क्यूब बनाना पड़ता है, तो आप जैसे एक क्यूब बनाते हो, आप इसको इसमें प्लेस कर दो और इसको बेसिकली मोल्ड के अंदर डाला जाता है इस क्यूब को, और ये वाइब्रेट टेबल जो होती है वाइब्रेट करती रहती है, और जैसे जैसे वाइब्रेट करती है तो कंक्रीट सेटल होते रहता है, जो एयर होती है वो बाहर निकलती रहती है इससे, और ये कॉम्पैक्ट हो जाता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। उसी तरीके से दीज आर योर फॉर्म वर्क वाइब्रेटर फॉर कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट। फॉर्म वर्क क्या होता है, अभी जैसे मैंने बताया था कि मान लीजिए आपको कहीं पे फॉर इंस्टेंस मैं एक एग्जांपल आपको ऐसे बता देता हूँ। मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल है, ये आपको ऐसे कुछ कास्ट करना है, ठीक है, एक बीम कास्ट करनी मान लीजिए, ठीक है। इसमें आपने फॉर्म वर्क चढ़ाया बाहर से, गत्ते लगाए इसमें, इसमें आपने बीच में आप कंक्रीट फिल कर दिया, तो आपने इसमें कंक्रीट फिल कर दिया बीच में, ठीक है। अब आप इसमें क्या करोगे, जो इसका बाहर फॉर्म वर्क है यहाँ पे या यहाँ पे, ठीक है, आप इसके फॉर्म वर्क पे वाइब्रेटर्स अटैच कर दोगे इस तरीके के, ये जो वाइब्रेटर्स दिख रहे हैं, ठीक है, इनको आप अटैच कर दोगे, तो ये क्या करते हैं, बेसिकली वाइब्रेट करते हैं, फॉर्म को मूव करते हैं, फॉर्म वर्क को मूव करते हैं, इसकी वजह से कंक्रीट क्या है, सेटल होते रहता है नीचे की तरफ, ठीक है, और प्रॉपर इसमें कॉम्पैक्शन आ जाता है। उसी तरीके से नेक्स्ट इज योर नीडल वाइब्रेटर। ये देखिए, इसको नीडल वाइब्रेटर बोलते हैं क्योंकि नीडल के शेप का होता है, और इसका क्या यूज है, जैसे आपको मैंने बताया था फाउंडेशन है आपकी, ठीक है, आपकी फाउंडेशन की डेप्थ ज़्यादा है या आपकी कॉलम की डेप्थ ज़्यादा है, तो आपको बहुत डेप्थ तक का, अंदर तक का वाइब्रेटर को डालना पड़ता है, तो आप इस वाइब्रेटर्स, आप नीडल टाइप वाइब्रेटर यूज कर सकते हो फॉर दिस कॉम्पैक्शन ऑल्सो। ये आपका अगेन फॉर्म वर्क है, ये फॉर्म वर्क है, देखिए ये होता है फॉर्म वर्क, इस डायग्राम में क्लियर दिख रहा है आपको, ये बाहर से आप देख सकते हैं, ये टिन का या वुड का यूज करके फॉर्म बनाया गया है, ठीक है, और ये वाइब्रेटर यूज किए गए हैं बाहर से, देखिए ये दो जगह पे वाइब्रेटर प्लेस किए गए हैं। अब इन वाइब्रेटर्स जैसे ये वाइब्रेटर मूव करते हैं, ठीक है, जब ये वाइब्रेटर मूव करते हैं तो फॉर्म वर्क हिलता है और अंदर का जो मटेरियल होता है वो हल्के हल्के कॉम्पैक्ट होने लगता है, ठीक है, तो इस तरीके के वाइब्रेटर्स होते हैं। Now next process is your curing. Curing आप लोगों को पता है क्या होता है, curing बेसिकली किस चीज के लिए होता है, टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द कंक्रीट, ठीक है। curing यहाँ पर भी सुन लेंगे आप, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इट इज इन रिलेशन विद योर मॉइस्चर और वाटर, ठीक है। इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग सेटिस्फैक्टरी मॉइस्चर, ये देखिए मॉइस्चर आ गया ना, एंड टेम्परेचर कंडीशंस फॉर फ्रेशली प्लेस्ड कंक्रीट फॉर सम स्पेसिफाइड टाइम फॉर प्रॉपर हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट, ठीक है। अब क्योरिंग क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योरिंग क्या होता है आपका, बेसिकली क्या होता है, यू हैव टू मेंटेन द मॉइस्चर, कंक्रीट का मॉइस्चर मेंटेन करके रखना पड़ता है आपको, ताकि उसकी प्रॉपर स्ट्रेंथ अचीव हो सके, ठीक है, और उसको प्रॉपर टेम्परेचर है, जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा हीट है तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको क्योरिंग करनी पड़ेगी, टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि अपनी कंक्रीट जो अपनी प्रॉपर हार्डनिंग में आ जाए, अपनी प्रॉपर जो भी उसको हार्डनिंग का टाइम है वो मिल सके। या फिर मान लीजिए आप बहुत ठंडी सी कंट्री में रहते हैं, जैसे कि रशिया हो गया है ना, वहाँ पर बर्फ पड़ी हुई है, तो वहाँ पर आपको टेम्परेचर अलग तरीके से कंट्रोल करना पड़ेगा, वहाँ पर मॉइस्चर कंडीशंस अलग होंगी, ठीक है। तो कंक्रीट को हार्ड होने के लिए भी क्या होता है, क्या जरूरी होता है, कंक्रीट को हार्ड होने के लिए मॉइस्चर और टेम्परेचर बहुत जरूरी होता है मेंटेन करना, दैट इज योर क्योरिंग, ठीक है। क्योरिंग इन द अर्ली एजेस इज मोर इम्पोर्टेंट। सो आपने ये चीज बहुत इंपॉर्टेंटली देखी होगी कि जब आप लोगों की दीवार बनती है या फिर जब आप लोगों का प्लास्टर वाला वर्क होता है, तो आप लोग घर बनाते हुए उसमें पानी डालते हो, है ना, या जब आप लोग स्लैब कास्ट करते हो तो आपने देखा होगा कि उसमें आप पॉन्ड जैसे बना देते हो, ताकि उसमें पानी रिटेन रहे थोड़ा, है ना, मॉइस्चर उसका रिटेन रहे और एकदम से मॉइस्चर ना चले जाए, क्योंकि अगर एकदम से रैपिड हार्डनिंग होने लग गई, मॉइस्चर चला गया, कंक्रीट में क्रैक्स आ सकते हैं, ठीक है, इसलिए क्योरिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, सो दैट कंक्रीट कैन अचीव इट्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ। और एक और चीज आपने देखी होगी, जब मैंने आपको क्यूब बताया था, मैंने आपको बताया था कि आप स्ट्रेंथ कितने में देखते हो, 28 डेज स्ट्रेंथ देखते हो कि नहीं देखते हो, तो 28 डेज क्या करते हैं हम, तो ये क्यूब है, कंक्रीट का क्यूब है, इसको हम लोग वाटर में सोक करके रखते हैं, ठीक है, ये पानी है, पानी के अंदर इसको 28 दिन तक का रखते हैं, और 28 दिन बाद इसको निकालते हैं, और तब इसकी स्ट्रेंथ देखते हैं कि कितनी स्ट्रेंथ है। तो ये माना जाता है कि 28 डेज में कंक्रीट अपनी 98% स्ट्रेंथ, 99% बेसिकली स्ट्रेंथ अचीव कर लेता है, ठीक है, तो इसलिए 28 डेज हम लोग इसको लेते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट ही देखा गया है कि 28 डेज में कंक्रीट अपनी 99% स्ट्रेंथ अचीव कर लेता है बेसिकली, सो इसलिए हम लोग 28 डेज में बेसिकली इसको देखते हैं। सो क्योरिंग फॉर 14 डेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वैसे तो
कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो होती है मैंने बताया 28 डेज में आती है पूरी की पूरी, है ना। बट फिर भी 28 दिन तक तो बहुत कम लोग रुकेंगे, इतने दिन तक क्योरिंग कोई करेगा नहीं, है ना। तो क्या माना जाता है कोड में है कि आपको जो क्योरिंग करनी है वो एटलीस्ट 14 डेज तक तो आपको क्योरिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो आप देखते होंगे कि आप जब आपने उसका काम किया, प्लास्टर वर्क किया या फिर कोई भी स्लैब वगैरह डाला, है ना, रूफ जब स्लैब कास्ट किया आपने, तो आप उसमें बेसिकली उसकी प्रॉपर क्योरिंग करते हो, उसमें पानी डालते हो। उसमें कई बार आपने देखा होगा कि आप लोग उसमें कट्टे भी यूज करते हो, कट्टे जैसे बैग्स होते हैं ना, बैग्स जूट बैग्स जैसे होते हैं, है ना, तो उनको भी आप यूज करते हो, गीला करके रखते हो, है ना, ताकि मॉइस्चर मेंटेन रहे। तो ये सारी चीजें आपने रियल लाइफ में देखी हुई हैं, तो ये इनका यूज होता है क्योर। सो अगर क्योरिंग नहीं की गई ढंग से तो क्या होगा, इफ क्योरिंग इज नॉट डन प्रॉपर्ली, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट रिड्यूसेस। तो स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी दोनों रिड्यूस हो जाती है कंक्रीट की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रैक्स डेवलप ड्यू टू श्रिंकेज, ये मैंने बताया था, क्रैक्स भी आपके कंक्रीट में फॉर्म होने लगेंगे ड्यू टू श्रिंकेज। और किस तरीके से आप क्योरिंग कर सकते हो, सिंपल है, स्प्रेइंग ऑफ वाटर। अगर आपको कॉलम और वॉल में करना है तो आप स्प्रे कर सकते हो। गनी बैग्स मैंने बताया था आपको, आप जूट बैग्स या गनी बैग्स यूज कर सकते हो, जिसमें आप बैग्स को गीला करके वर्टिकल सरफेसेस पे टांग देते हो ताकि उसका मॉइस्चर मेंटेन रहे। पॉन्डिंग, पॉन्डिंग आप स्लैब और फ्लोर में यूज करते हो। आप लोग क्या करते हो बेसिकली, जब स्लैब बनाते हो, शायद इसमें फोटो भी है, मैं अभी आगे दिखाऊंगा आपको, जब आप स्लैब कास्ट करते हो तो उसमें आप क्या करते हो, उसमें पॉन्ड्स टाइप के बना देते हो, ठीक है, ताकि वाटर उसमें थोड़ी देर स्टैग्नेंट रहे। स्टैग्नेंट वाटर रहेगा उसको बोलते हैं पॉन्डिंग, और उसको जैसे मॉइस्चर मेंटेन रहता है, ठीक है। उसी तरीके से आपका हो गया स्टीम क्योरिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए स्टीम क्योरिंग वगैरह चीजें जो है ना, ये बहुत जनरली ऐसे हम लोगों को सामने यूज में नहीं आती हैं, ये बहुत वैसे वाले वर्क्स में यूज होती हैं, जो जैसे प्री फैब्रिकेटेड यूनिट्स है, जो इंडस्ट्री के अंदर कहीं पर कास्टिंग हो रही है ना, तो स्टीम पास किया जाता है उसमें क्लोज चैम्बर में। और ये मतलब काफी स्टीम क्योरिंग वगैरह रिएक्टर्स वगैरह में या इन जगहों पे काफी ज्यादा यूज होती है, ठीक है। क्योरिंग कंपाउंड्स लाइक कैल्शियम क्लोराइड इज आल्सो यूज। तो कभी कभी आपको क्योरिंग में अगर आप वाटर यूज नहीं कर रहे हो तो आप कैल्शियम क्लोराइड भी यूज करते हो फॉर क्योरिंग टू मेंटेन द मॉइस्चर। ये देखिए, ये क्योरिंग की मैंने जैसे मैंने बताया, ये तरीका है, या तो आप स्प्रिंकल करो वाटर को, ठीक है, वॉल पे, रूफ पे, वॉल वगैरह पे। अगर आपका रूफ या स्लैब है या फ्लोर है तो आप इस तरीके से पॉन्डिंग कर सकते हो, इसको बोलते हैं पॉन्डिंग। ये देखिए आपने इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, ताकि इसका मॉइस्चर मेंटेन रहे एटलीस्ट फॉर द 14 डेज, ठीक है। या फिर आपके कॉलम्स हैं, देखिए कॉलम्स आपके कास्ट हुए हैं, इसमें आपने ना गनी बैग्स को लगा रखा है गीला करके, ठीक है। इस गनी बैग्स को लगाने के से क्या होता है, इसका मॉइस्चर एकदम से नहीं उड़ता, इसकी स्ट्रेंथ बरकरार रहती है, कंक्रीट भी अपनी स्ट्रेंथ को अचीव कर लेता है, ठीक है। इस तरीके से आप क्योरिंग करते हो। एंड द लास्ट प्रोसेस इज फिनिशिंग। फिनिशिंग क्या होती है, फिनिशिंग टू गिव द यूनिफॉर्म सरफेस। तो फिनिशिंग आपको पता है, कोई भी स्लैब है, फ्लोर है, आपको उसको बेसिकली प्रॉपर फिनिश देना पड़ेगा, उसको लेवल करना पड़ेगा आपको, और एक यूनिफॉर्म सरफेस तैयार करनी पड़ेगी। सो दिस इज योर फिनिशिंग, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेश कंक्रीट, तो प्रॉपर्टीज मैं आपको अब नेक्स्ट क्लास में मैं इसको डिस्कस करना चाहूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं फिलहाल इस क्लास के लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेश कंक्रीट आई maybe we'll do in another class tomorrow, or I'll tell you the time, ठीक है। तो कल इसको कंटिन्यू करते हैं, इस लेक्चर को आगे को, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेश कंक्रीट के साथ, ठीक है। So I'll just end this lecture, और किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है अभी, नहीं तो यू कैन व्हाट्सएप में ऑल्सो, अगर किसी को उस तरीके के डाउट्स हैं अपने तो वो व्हाट्सएप में भी आप मुझे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास की टाइमिंग आई विल टेल यू, ठीक। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Okay, sir. Thank Thank you, you, sir. sir. Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir.